आज हम ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत मुद्रा के कार्य पूर्ति इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके पहले मुद्रा का आशय, परिभाषा, विशेषता आदि का अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा को प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है वास्तविक मुद्रा। वास्तविक मुद्रा वह है जो देश में प्रचलित होती है। यह विनिमय के माध्यम एवं मिश्रित भुगतानों का आधार होती है। वास्तविक मुद्रा में क्रय विक्रय एवं क्रय शक्ति का संचय होता है। भारत में 25 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के सभी सिक्के एवं नोट वास्तविक मुद्रा होते हैं। दूसरा है इसी में हिसाब की मुद्रा। वह मुद्रा जिसमें हिसाब रखा जाता है, हिसाब की मुद्रा कहलाती है। सामान्यतः वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा एक ही होती है, जैसे कि भारत में रुपया तो इंग्लैंड में पाउंड। वास्तविक मुद्रा और हिसाब की मुद्रा में जो अंतर है, उनमें हिसाब की मुद्रा प्रचलित मुद्रा का सैद्धांतिक रूप होता है, जबकि वास्तविक मुद्रा उसका व्यवहारिक रूप होता है। हिसाब की मुद्रा दीर्घकाल तक स्थिर व स्थायी रहती है, जबकि वास्तविक मुद्रा परिवर्तनशील होती है। अब हम आते हैं वैधानिकता के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो वैधानिकता के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है विधिग्राह्य मुद्रा और दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। तो विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे स्वीकार करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। इसके पीछे कानूनी शक्ति होती है। स्वीकार न करने की स्थिति में सरकार ऐसे व्यक्ति को दंड देती है। विधिग्राह्य मुद्रा भी दो प्रकार की होती है, जिनमें पहला सीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे एक निश्चित सीमा तक स्वीकार करना सभी के लिए कानूनन बंधनकारी अथवा अनिवार्य होता है। जैसे भारत में 25 पैसे तक के सिक्के केवल 25 पैसे तक ही विधिग्राह्य है। इस सीमा से अधिक भुगतान करने पर व्यक्ति 25 पैसे के सिक्के लेने से इनकार कर सकता है। इसी में दूसरा है असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे सभी लोग किसी भी सीमा तक भुगतान के लिए बाध्य होते हैं। इन्हें अस्वीकार करना दंडनीय अपराध माना जाता है। भारत में 50 पैसे से लेकर 1000 रुपये तक के नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। इसी में दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा वह होती है जिसे स्वीकार करना अथवा न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इस मुद्रा को व्यक्ति स्वीकार करने से भी मना कर सकता है, जैसे कि चेक, हुंडिया, विनिमय पत्र आदि ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। अब हम आते हैं पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर मुद्रा को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें पहला है धातु मुद्रा। तो जो मुद्रा धातु, सोना, चांदी, तांबा, गिलट आदि की बनी होती है, उसे धातु मुद्रा कहते हैं। प्राचीन काल में सोने चांदी की धातु मुद्रा प्रचलन में थी। उनका आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता था। वर्तमान में मूल्यवान धातुओं की मुद्रा कहीं भी प्रचलन में नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर पत्र मुद्रा का चलन वर्तमान में रह गया है। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है, प्रमाणित और सांकेतिक। तो वह देश जो प्रधान मुद्रा होती है, इसी के द्वारा किसी देश की वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य आंका जाता है। इसका अंकित मूल्य इसके
वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसकी स्वतंत्र मुद्रा ढलाई होती है और संकेतित मुद्रा, इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः सहायक मुद्रा के रूप में किया जाता है। यह सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसका अंकित मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। इसी में दूसरा है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा विशेष प्रकार के कागज़ पर छपे हुए नोट होते हैं जो सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित अर्थात जारी किए जाते हैं, जिन पर सरकार की गारंटी होती है और जो असीमित विधिग्राह्य होते हैं। इस मुद्रा का अपना स्वयं का कोई मूल्य नहीं होता। इसके बाद अब हम आते हैं एक अच्छे मुद्रा पदार्थ के गुण। इसमें पहला है सामान्य स्वीकृति। अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि उसे लोग स्वीकार करें। सरकार की मान्यता के साथ साथ जनता का विश्वास भी मुद्रा में होना चाहिए ताकि लेन देन और भुगतान सरलता से होते रहे। दूसरा है वहनीयता। अच्छी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि यह वजन में हल्की होती है और मूल्य में अधिक। इस दृष्टि से सोना और चांदी उपयुक्त धातु है क्योंकि इनकी थोड़ी सी मात्रा भी अधिक मूल्य की होती है, लेकिन सीमेंट अथवा रुई इस कार्य के लिए अनुपयुक्त है। इसी में आगे है परिचायकता। अच्छी मुद्रा में यह गुण होना चाहिए कि वह आसानी से पहचानी जा सके। सुपरिचयता के गुण के अभाव में जाली सिक्के की संभावना अधिक होती है। स्वर्ण या चांदी ऐसी धातुएं हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कागजी नोटों को उनकी विशिष्ट डिजाइन के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। इसके बाद है एकरूपता। अच्छी मुद्रा के लिए यह आवश्यक है कि एक मूल्य की मुद्राएं एक ही प्रकार की हो। इस दृष्टि से सोना चांदी उपयुक्त धातुएं होती है, जबकि पशु या अनाज जैसे कि गेहूं या चावल अच्छे मुद्रा पदार्थ नहीं कहे जा सकती क्योंकि उनमें अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। इसके आगे है मूल्य में स्थायित्व। एक अच्छी मुद्रा पदार्थ के लिए आवश्यक है कि उसके मूल्यों में उतार चढ़ाव ना हो, क्योंकि मुद्रा पदार्थ के मूल्यों में उच्चावचन होने पर मुद्रा के मूल्य भी परिवर्तित होते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मुद्रा का महत्व। तो प्रोफेसर मार्शल ने मुद्रा वह धुरी है जिसके द्वारा समस्त अर्थविज्ञान चक्कर लगाते हैं। इसी को पहला है उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मुद्रा का सबसे अधिक लाभ उपभोक्ताओं को होता है। मुद्रा के द्वारा उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मुद्रा में जो क्रय शक्ति के कारण उपभोक्ता उसका उपयोग अपनी इच्छानुसार जब चाहे तब कर सकता है। मुद्रा ने विनिमय कार्य को सरल बना दिया है, अतः उपभोक्ता अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने में सक्षम हो गया है। इस प्रकार मुद्रा उपभोक्ता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करती है। तो उत्पादन के क्षेत्रों में एक उत्पादक अपने उत्पादन की योजना बनाते समय उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य तथा लाभ को ध्यान में रखता है। इनका निर्धारण मुद्रा के अभाव में संभव नहीं है। मुद्रा ने ही बचत एवं विनियोग को संभव बनाया है, जिसके आधार पर पूंजी का निर्माण होता है। तीसरा है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर विनिमय को सरल बना दिया है। मुद्रा के द्वारा भावी सौदों के मूल्य वर्तमान में ही निर्धारित हो जाते हैं। मुद्रा ही सामान्य मूल्य का आधार है। मुद्रा के कारण व्यापार एवं वाणिज्य का क्षेत्र न केवल देश के भीतर विस्तृत बना, बल्कि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व आधुनिक युग में उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें उत्पादन के सभी साधन
बड़ी मात्रा में हिस्सा लेते हैं। अतः साधनों के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन प्राप्त होता है उसके वितरण में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन के प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार प्रतिफल देना संभव होता है। इस प्रकार से वितरण की समस्या हल हो जाती है। और इसी में पांचवा है राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। राजस्व के क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर एवं सार्वजनिक ऋण है। सरकार सार्वजनिक हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास पर व्यय करती है। यह व्यय भी मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। सरकार जो बजट तैयार करती है वह भी मुद्रा के रूप में ही तैयार किया जाता है। मुद्रा के बिना वार्षिक आय एवं व्यय का विवरण तैयार कर पाना असंभव है। इसके बाद अब हम आते हैं मुद्रा के दोष। मुद्रा के प्रमुख दोष में पहला है आर्थिक दोष। इसके अंतर्गत व्यापार चक्र। मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते रहते हैं। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी तो कभी कमी आती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण समाज के विभिन्न वर्गों को उन अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है पूंजीवादी प्रणाली सुदृढ़। मुद्रा के कारण उद्यमियों एवं धनी लोगों को आसानी से और धन उधार मिल जाता है। वह उसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हैं। परिणाम स्वरूप समाज में आय व संपत्ति की असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। पूंजी का केंद्रीकरण होने लगता है, जिससे समाज में असंतोष फैलने लगता है, जो कि कभी कभी विद्रोह का रूप ले लेता है। तीसरा है मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव। कभी कभी मुद्रा में क्रय शक्ति का अभाव उत्पन्न हो जाता है। जब अत्यधिक मुद्रा चलन में आ जाती है और महान स्फीति फैल जाती है, तब मुद्रा का मूल्य लगभग शून्य हो जाता है। यह ऐसा अवसर प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में मार्क एक कागज़ का टुकड़ा मात्र रह गया था। उसके बदले वस्तुएं प्राप्त नहीं होती थी। चौथा है अति पूंजीकरण एवं अति उत्पादन। मुद्रा के कारण ऋण देना व लेना आसान हो गया है, अतः कुछ उद्योगों में अति पूंजीकरण हो जाता है। इससे अति उत्पादन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अति उत्पादन की दशा में कीमतें गिर जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी फैलने का भय उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद होता है सामाजिक दोष। तो पहला है इसमें शोषण। मुद्रा के कारण मनुष्य अधिकतम लाभ कमाने की इच्छा रखने लगा है। इससे वह स्वार्थी होने लगा, अतः मनुष्य अपने आश्रितों का शोषण करने लगा है। यही कारण है कि पूंजीपति वर्ग यह कोशिश करता है कि वह अपने लाभ को अधिकतम किया जाए और श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा ने शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ने में सहयोग ही दिया है। दूसरा है शत्रुता एवं ईर्ष्या। मुद्रा ने समाज में धन कमाने की प्रतियोगिता को तीव्र एवं तीक्ष्ण कर दिया, जिससे लोगों में परस्पर ईर्ष्या एवं शत्रुता की भावना को प्रोत्साहन मिला है। धन को लेकर छोटी छोटी बातों पर माँ बाप, भाई भाई, पिता पुत्र के बीच शत्रुता के भाव बढ़ते जा रहे हैं। कई बार मौद्रिक झगड़ों ने सुखी परिवारों की शांति भंग कर दी, जिससे उनका सामाजिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद है सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक। आधुनिक सामाजिक ढांचे में धनवान लोगों को ही आर्थिक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, इसलिए लोग प्रतिष्ठा प्राप्ति की होड़ में अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि अच्छे या बुरे सभी प्रकार के साधन वह अपनाने लगता है, जो मानव मूल्यों और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध होते हैं। इसके बाद है नैतिक दोष। इसमें पहला है असामाजिक प्रवृत्तियों के कार्यों में वृद्धि। अधिक मुद्रा कमाने के चक्कर में मनुष्य
वैधानिक कार्यों की अपेक्षा अवैधानिक कार्य करने लगता है, जिससे उसमें छल कपट, चोरी, झूठ, डकैती, हत्या जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो जाती है, जो संपूर्ण समाज के लिए अत्यंत ही घातक सिद्ध होती है। नैतिक मूल्यों का ह्रास। मुद्रा ने मनुष्य के नैतिक मूल्यों में कमी लाने का काम किया है। अधिक से अधिक धन कमाने के लालच में मनुष्य नैतिक मूल्यों की परवाह नहीं करता। और तीसरा है त्याग की भावना में कमी। अधिकांश लोगों की यह मान्यता है कि प्राचीन काल में मानव निस्वार्थ भावना से मानव जाति की सेवा करता था, किंतु वर्तमान में मुद्रा के कारण त्याग की भावना स्वार्थ में बदल गई है। अब मानव की प्रत्येक क्रिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी स्वार्थ से प्रेरित रहती है, जो नैतिक दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता। इसके बाद अब हम आते हैं तरलता पास। तरलता पास वह दशा है जिसमें सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है। यह पूर्ण तरलता पसंदगी की दशा है। इस शब्दावली का प्रयोग प्रोफेसर जे.एम. टिन्स द्वारा किया गया। तरलता पास न्यूनतम ब्याज दर पर प्राप्त होता है, जिसे व्यक्ति बांड आदि में विनियोग करने की अपेक्षा धन को अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करते हैं। न्यूनतम ब्याज पर हानि की आशंका व्यक्तियों को आगे प्रतिभूतियां खरीदने से रोकती है, जिसका विकल्प अतिरिक्त नकदी को निष्क्रिय परिसंपत्ति के रूप में रखना होता है। इसके बाद मुद्रा की पूर्ति के अंतर्गत सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य आते हैं। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।